और आज के फोकस में हम बात करेंगे भारत के फार्मा सेक्टर की, जो कि कहीं ना कहीं विश्व के लिए एक फार्मेसी हब के रूप में देखा जा सकता है। दरअसल पिछले एक दशक में भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र दुनिया के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरा है। भारत अब सिर्फ दवा बनाता नहीं है, बल्कि वो इलाज करता है, नवाचार करता है और दुनिया का नेतृत्व करता है और जीवन भी देता है। और ये आत्मनिर्भर होते नए भारत की असली पहचान है। किस तरीके से ये पहचान और मजबूत होती जा रही है, ये आपको यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से भारत जो है वो विश्व के लिए फार्मेसी हब बन रहा है, खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि जब भारत विश्व का सबसे बड़ा दवा प्रदाता बनने की ओर अग्रसर हो रहा है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे इस क्षेत्र को मजबूत किया जा सकता है। मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें, इसके चलते वैश्विक बाजार में भारत का जो दबदबा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर से पिछले 7 वर्षों की भी अगर बात की जाए तो यूनिसेफ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा वैक्सीन आपूर्तिकर्ता भारत रहा है। और किस तरीके से सबसे बड़ा हम क्यों कह रहे हैं पिछले 7 वर्षों में, इसके लिए आपको बता दें यूनिसेफ को करीब 55 से 60% टीके भारत ही सप्लाई करता है, जिसको हम देखते हैं वैश्विक रूप से किस तरीके से अलग अलग देशों में दिया जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं उत्पादन के लिहाज से, भारत उत्पादन के लिहाज से आपको बता दें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगर दवा उद्योग को जब हम देखते हैं, यहाँ तीसरे पायदान पर ये नज़र आता है। और उसके साथ साथ ना सिर्फ जब वैल्यू की भी हम बात करते हैं, यानी मूल्य के लिहाज से अगर बात की जाए, तो भारतीय दवा उद्योग जो है वो विश्व में 14वां सबसे बड़ा उद्योग है जब हम मूल्य के लिहाज से देखते हैं। और किस तरीके से ये बढ़ा है अगर देखा जाए तो करीब वित्त वर्ष 2023-24 की अगर हम बात करते हैं तो कुल वार्षिक कारोबार जो है उसमें हम देख पा रहे हैं कि कैसे वो 4,17,345 करोड़ रुपए रहा था। और ये सिर्फ पिछले साल की बात नहीं है, बल्कि पिछले 5 वर्षों की भी अगर बात की जाए तो देखिए पिछले 5 वर्षों में औसतन करीब 10.08% की वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई है। यानी 10% से ज़्यादा की वृद्धि जो है लगातार हमें देखने को मिल रही है। और उसी वजह से अगर देखा जाए, जो भारत है वो विश्व स्तर पर जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। जी हाँ, ना जाने कितने ही देश हैं जिनको जो जेनरिक दवाएं हैं उनकी आपूर्ति भारत कर रहा है। और ऐसे में जब वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं तो वैश्विक आपूर्ति की जब बात की जा रही है तो उसमें भारत की हिस्सेदारी जो है वो करीब 20% है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से लगातार हम देख पा रहे हैं कि भागीदारी जो है बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो कि भारत के फार्मा सेक्टर की है, भारत कम लागत वाले टीकों का भी एक प्रमुख आपूर्ति करता है, जिनकी लागत कम है, क्योंकि हर देश जो है वो सारी चीज़ें नहीं खरीद पाता। ऐसे में जो कम लागत के टीके हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही अगर बात की जाए कि कैसे जो फार्मा सेक्टर उसकी तरफ जो निवेशक हैं वो आकर्षित हो रहे हैं, तो वर्ष 2023-24 की अगर हम बात करते हैं तो करीब 12,822 करोड़ रुपए का जो विदेशी निवेश है वो दर्ज किया गया है, जो कि बताता है कि कितना आकर्षक है भारत का जो फार्मा सेक्टर है। और ना सिर्फ फार्मा, बल्कि इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं वैश्विक चिकित्सा उपकरणों की, यानी मेडिकल इक्विपमेंट्स की अगर बात की जाए, तो वहाँ भी भारत जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में जब अगर बात की जाए किस तरीके की तेज़ी है, तो आपको बता दें एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार जो है वो भारत अब बन चुका है। और यहीं पर हम देखते हैं लगातार कैसे भारत जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और जब पूरे विश्व की बात हम करें, एशिया की आपने स्थिति जान ली, दुनिया के शीर्ष 20 चिकित्सा उपकरण बाजारों में जो भारत है वो अपनी एक पहचान जो है बना चुका है, एक अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज करा चुका है। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से भारत का जो फार्मा सेक्टर है वो पूरे विश्व के लिए हम कह सकते हैं ना सिर्फ काफ़ी महत्वपूर्ण हो चला है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के लिए जब दवा की बात कही जा रही है, और उसी वजह से पूरे विश्व के लिए एक फार्मेसी हब के रूप में जो भारत है उसको देखा जा रहा है। किस तरह का जो बड़ा बदलाव है पिछले एक दशक में आया है, कितना महत्वपूर्ण ये, क्योंकि जो भारत, जैसे हमने आपको बताया कि सिर्फ हम दवा नहीं बना रहे, सिर्फ इलाज नहीं किया जाता, बल्कि इसके साथ साथ जीवन दिया जा रहा है, दुनिया का नेतृत्व किया जा रहा है। और इसका आर्थिक विकास में किस तरह का योगदान होगा, इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इकोनॉमी टुडे में। शिशिर जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा आप किस तरीके से देखते हैं भारत के फार्मा सेक्टर की अगर बात तक की जाए, पिछले एक दशक की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा बदलाव नज़र आता है, ना सिर्फ एशिया में बल्कि विश्व में भी एक मजबूत मौजूदगी जो है वो भारत के फार्मा सेक्टर की नज़र आती है। शिशिर जी, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप अपना ऑडियो आपने अनम्यूट कर दीजिए हाँ, उसको। माफ़ कीजिएगा, जी। ये डिजिटल की अपनी एक महिमा है। जी। तो ख़ैर, हम दवा बनाने के मामले में तो आगे बढ़े हैं निश्चित तौर पर।
दो चीजें हमें यहाँ पर खास तौर पे ध्यान रखनी है। आपने जिक्र किया कि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं, जी। लेकिन वैल्यू के हिसाब से यानी कि लागत के हिसाब से हम 14वें नंबर पर हैं। हुँ। ये आंकड़ा मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि अभी आपको याद होगा कि अमेरिका ने एक नई व्यवस्था दी है जी, और अपने दवा कंपनियों को कहा है कि आप अपनी दवा की कीमत जो बाकी जो देश हैं उनमें जो सबसे कम कीमत है उसके आधार पर करें। जी। चूंकि हम जेनरिक मामले में सबसे आगे हैं, लगभग हुँ। हर पांचवी जो दवा है जेनरिक में वो हम जी, आपूर्ति कर रहे हैं और जी। हमारी लागत कम है। तो हुँ। उस फैसले के नजरिए से आप देखिए तो हमारी दवा कंपनियों के लिए जी, संभावनाएं कितनी ज्यादा बन जाती है। जी। एक नंबर दो, हमारे पास जो स्थिति, केवल हम दवा की बात ना करें, हमारे अगर मेडिकल टूरिज्म को भी देखिए, हुँ। पिछले कुछ सालों में मेडिकल टूरिज्म काफी तेजी से बढ़ा है और खास तौर पे जितने भी अल्प विकसित या विकासशील देश हैं, जी। वहां से काफी संख्या में हमारे पास लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, हुँ। जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है। जी। तीसरी बात, अगर आप कोविड के बाद देखें तो हमने जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या पीपीपी किट्स हैं या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो हुँ। हमने मुहैया कराई है। और जी। आज के दिन में ये कहना गलत नहीं होगा कि हम एक फार्मा कैपिटल के तौर पर, दुनिया के फार्मा कैपिटल के तौर पर जाने जाते हैं। जी। तो जब कभी भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो उसके साथ साथ आपको मेडिकल टूरिज्म और जो फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल एक्सेसरीज हैं, इन सबको मिला के देखना होगा, जी। वो हमारे लिए किस तरीके से एक संभावनाएं ज्यादा बेहतर करता है। जी, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ जो हैं, वो इस क्षेत्र में नज़र आती हैं और उसके साथ-साथ जैसा आपने ज़िक्र किया कि कोविड के बाद से कहीं न कहीं सरकार का भी फ़ोकस ये रहा है, मेक इन इंडिया के तहत हमने देखा है कि कैसे इस क्षेत्र को और बढ़ा हम सकते हैं। क्योंकि कोविड के समय में हमने देखा था, दूसरे देशों पे हमें निर्भर रहने की आवश्यकता रहती थी, लेकिन आज स्थिति जो है, वो पूरी तरीके से बदलती हुई नज़र आती है। जो दूसरे देश हैं, वो भारत की ओर बड़ी उम्मीद भरी नज़र से देखते हैं और भारत की कोशिश रही कि हर एक देश की जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जेनरिक दवाओं के मामले में हम काफी आगे हैं और दुनिया जी, जब एक तरीके से चिकित्सा की लागत कम करने में जुटी हुई है, स्वास्थ्य सुविधाओं की लागत कम करने में जुटी हुई है, वहां पर हमारे लिए काफी अच्छे मौके बन जाते हैं और लगभग हम 60,000 जेनरिक ब्रांड जो है वो बना रहे हैं। जी, देखिए, दुनिया के बाजार में एक ब्रांडेड मेडिकल जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो कीमत है और जो जेनरिक है जी, उसमें आप समझ सकते हैं कि 1 और 10 का अंतर हो जाता है, इतना भी अंतर हमें देखने को मिला है। तो बिल्कुल। ये जो सरकार की एक पहल है जेनेरिक दवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, हुँ, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और बड़ी चुनौती एपीआई को लेकर के, जिसको हम जी, लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं। हुँ, वहां पर उत्पादन के मामले में हम थोड़े से अभी पीछे हैं। इसीलिए हमारे लिए वो उसके आयात पर निर्भरता काफी ज्यादा है। जी, जैसे जैसे हमारे लिए उसमें आत्मनिर्भरता बढ़ती जाएगी, वो हमारे लिए जेनेरिक दवाओं के की जो लागत है वो और भी कम हो जाएगी। सरकार ने काफी कदम उठाए हैं, लेकिन जी। उसमें थोड़ा समय अभी और लगेगा। तो आप जो देखेंगे कि वैल्यू के लिहाज से और जो नंबर 3 हम लोग वॉल्यूम के लिहाज से देख रहे हैं, वो पोजीशन जो है अगले 3 से 5 सालों में और बदल सकती है। जी, बिल्कुल और ऐसे में शिशिर जी आप कैसे देखते हैं कि अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो जिस तरह की नीतियाँ रही हैं, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, उसके लिए जो फैसले लिए गए और उसी कड़ी में जब जन औषधि केंद्रों की हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण योजना जिसके चलते कोशिश यही है कि जो दवाओं की कीमत है, वो काफ़ी कम रहे और जो व्यक्ति जिसकी आवश्यकता है, उसको अपनी जेब से ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े और जब खर्च ज़्यादा नहीं होता, तो उसको बचत के तौर पर भी देखा जाता है। ये कोविड ने हमें एक बहुत बड़ी सबक दी और सबक ये दी थी कि मेडिकल बिल जो होता है ना, वो गरीबी के लिए पहला, जिसको कहा जाए कि पहला एक सबूत बन जाता जी, है किस तरीके से आपको गरीबी में धकेल सकता है। कोविड के बाद से जैसे जैसे हमारे यहाँ दवाओं का उत्पादन बढ़ा, जेनरिक दवाओं का उत्पादन बढ़ा, जन औषधि केंद्र खोले गए और जी, जन औषधि केंद्र खोलने के पीछे मकसद ये नहीं था कि हमने मुनाफा कमाना है, बल्कि उस लागत को कम करना है। हुँ, और ये अभी सोचने की बात है कि अभी जिस तरीके का आप देख रहे हैं, टोटल जो कंजम्पशन होता है, टोटल जो जी, खपत होती है दवाओं का, उसमें जेनरिक की अभी हिस्सेदारी कम है। इसमें कोई इनकार नहीं किया जा जी, सकता है। उसको और बढ़ावा देना है, लोगों के अंदर एक जिसे कहा जाए एक अवेयरनेस, एक जागरूकता पैदा करनी है कि ये दवाएँ के लिए उतना ही प्रभावी हैं जितना एक ब्रांडेड दवाएँ हैं और जी, सबसे बड़ी बात है कि इसकी लागत कम है। तो हमारे
अपने बजट की, देखिए सरकार की जो अर्थव्यवस्था है, जो माफ कीजिएगा, जो पूरी अर्थव्यवस्था है, उस जी। पे जो असर पड़ेगा वो मुद्दा तो है ही। हमारे अपने बजट पर इन उद्योग की बेहतरी का किस तरीके से असर पड़ सकता है, वो हमारे पास जेनेरिक दवाओं के रूप में सामने आ चुका है। जी, बिल्कुल। और इसके साथ-साथ यहाँ भी हमने शिशिर जी देखा, जो पीआईएल की जब अगर बात की जाए, तो उसका सीधे तौर पर इन तमाम योजनाओं का, पीएलआई का जो लाभ है वो मिलता हुआ नज़र आया है। बिल्कुल, देखिए पीएलआई जो है वो 2 क्षेत्र में काफ़ी कामयाब रहा, और एक जैसा हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, और आज देखिए कि हम दुनिया में मोबाइल फ़ोन के मामले में सबसे बड़े निर्यातक के रूप में सामने जी, आ रहे हैं, सबसे बड़े ना भी कहें तो काफ़ी बड़े उत्पादक के रूप में हम सामने आ रहे हैं, बिल्कुल। और दवाओं के मामले में भी हमने ये देखा है। हुँ, तो सरकार की नीति एक उद्योग को किस तरीके से वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सकती है, उसका एक बानगी हमको पीएलआई में देखने को मिलता है। जी, और उम्मीद की जा रही है कि अब पीएलआई को और ज्यादा हम सरल सहज रूप में देखेंगे, जिससे कि एमएसएमई में जो कई और उद्योग हैं जो और बड़े पैमाने पर आना चाहते हैं, जी। उनके लिए भी रास्ता जो है वो और आसान हो जाएगा। जी, बिल्कुल। और ख़ास तौर से शिशिर जी, पिछले दिनों हमने देखा था अलग-अलग राज्यों में जो ड्रग मेगा पार्क हैं, उनकी जिस तरीके से आधारशिला रखी गई, ऐसे में अगर तमाम सूत्रों को जोड़ा जाए, तो ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अब ज़्यादा हो रही है, और जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर तौर पर कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है, जो ख़ास तौर से अगर देखा जाए जो नई नौकरियाँ हैं उनका सृजन होता है, उस लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि एक जगह पर आपके पास अगर सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है वो औद्योगिक इकाइयां लगती हैं, तो जी, उससे उनके लिए लागत भी कम हो जाती है। हिमाचल प्रदेश का बद्दी हमारे पास एक उदाहरण है, जो हुँ, किसी जमाने में दादरा नगर हवेली में सिलवासा हुआ करता था, आज वो हम लोग हिमाचल प्रदेश में बद्दी में देख रहे हैं। जी, और ऐसे कई क्लस्टर जो ड्रग पार्क के रूप में, फार्मास्यूटिकल हब के रूप में सामने आएंगे, लागत कम होगी, और इसका एक और जो बड़ा पहलू है कि हम रोजगार के बड़े मौके का सृजन करेंगे। और जी, ये भी आपको ध्यान रखिए कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसके साथ सर्विसेज के भी बड़े ज्यादा मौके बनते हैं। जैसे वहां पर कर्मचारियों को पहुंचाने का, हुँ, कर्मचारियों के खाने पीने का इंतजाम करना, आवासीय सुविधा। तो आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक एकीकृत जिसको कहें, कि हमारे पास रोजगार के मौके बनते हैं। तो ये जी। जितने भी फार्मास्यूटिकल क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच है, ये मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने के मामले में न केवल मैन्युफैक्चरिंग बल्कि सर्विसेज में भी बड़ी भूमिका अदा करेंगे। जी, और क्योंकि सब शिशिर जी नीतिगत तरीके से होता हुआ नज़र आता है, तो ये एक बड़ी वजह कि जो विदेशी निवेशक हैं, उनका भरोसा लगातार इस सेक्टर पर देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए एक विदेशी निवेशक को क्या चाहिए कि वो जो सामान बनाए उसका बाजार किस तरीके से मिले और लागत कम हो। जी, हमारे पास दोनों सहूलियत है, एक तो हम बड़े देश हैं, हुँ, दूसरी बात ये है कि हम बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहे हैं, और तीसरी बात हमारे पास एक श्रम शक्ति जो है वो सीमित मतलब एक वाजिब लागत पर उपलब्ध है। तो एक विदेशी निवेशक, चाहे वो विदेशी निवेशक ही क्यों, देसी निवेशक को भी अगर आप देखेंगे, तो जी, वो एक ऐसा ही जो है वो इकोसिस्टम चाहता है हुँ। जिसमें वो अपने उत्पादन को बढ़ा सके, और हम वो सारे इनपुट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। जी, बिल्कुल। और वही तमाम सुविधाएँ जो हैं दी जा रही हैं, और उसी का शायद परिणाम हम शिशिर जी मान सकते हैं। पिछले 5 वर्षों की अगर बात की जाए, तो 10% से ज़्यादा की वृद्धि साल दर साल हमें देखने को मिलती है इसमें। देखो 10% अगर सीएजीआर देखें पिछले 5 सालों में, और अभी की जो स्थिति है, और खासतौर पे जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि अमेरिका ने जिस तरीके के नए जो घोषणा की है, जी, उसका हमें किस तरीके से फायदा मिलने वाला है, तो ये जो आप 10% देख रहे हैं, जी। मुझे ऐसा विश्वास है कि अगले 3 से 5 सालों में हम इसमें कम से कम 2 से 3% का इजाफा होते हुए देख सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। और ये जो इज़ाफ़ा है कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था को और मज़बूती प्रदान करेगा, जो आर्थिक विकास है उसको तेज़ गति मिल सकेगी। फ़िलहाल शिशिर जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से देश में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो लगातार एक बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है, और इसके साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा मज़बूती जो है वो नज़र आ रही है। और ख़ास तौर से अगर हम अप्रैल 2025 की बात करें, तो यहाँ भी करीब 7.8% की अगर देखा जाए एक तरीके का सालाना आधार पर जो वृद्धि है